अस्सलाम वालेकुम। गजा सिचुएशन रूम से मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, गजा में इसराइल का नस्ल कुशी ऑपरेशन आज 24वें रोज भी जारी है। अल-कुद्स अस्पताल के करीब बमबारी और फौरी तौर पर अस्पताल खाली करने की एक और धमकी सहयूनी अज़ाइम को जाहिर करने के लिए काफ़ी है। अल-अहली अस्पताल के बाद इसराइल के मुमकिन निशाने अल-कुद्स में इस वक्त भी 14,000 फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन और 400 से ज़ायद मरीज ज़ेरे इलाज हैं। हमले की वार्निंग ने पनाहगुज़ीन मरीजों और अमले में खौफ की लहर पैदा कर दी है। 3 हफ्तों के दौरान इसराइल गजा के 10 अस्पतालों को बम मारकर पहले ही तबाह कर चुका है। मलबे का ढेर बने गजा के शुमाली हिस्से की बर्बादी के बाद इसराइली तैयारों ने जनूबी गजा को अपने निशाने पर ले रखा है। फ़लस्तीनियों को मिस्री सरहद की जानिब धकेला जा रहा है और यूं लगता है जैसे सहराए सीना में फ़लस्तीनियों की आबादकारी के मंसूबे पर अमल दरामद की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। गजा में जारी आग और खून के खेल के दौरान तबाहल शहर के बर्बाद महलों में मौत रक्सा है। ताकतवर ममालिक इसराइली जंगी जराइम के खामोश हिमायती, लेकिन अवाम सरापा एहतजाज। न्यूयॉर्क से सिडनी, इस्लामाबाद से तराबलस तक हज़ारों लोग गुज़श्ता रोज़ भी सड़कों पर निकले और इसराइली जारहियत को बंद करने का मुतालिबा किया। इस सब पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले जानेंगे पिछले 24 घंटों में क्या कुछ हुआ। ये रिपोर्ट फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल के गजा पर मजीद 600 हमले। अल-कुद्स अस्पताल के करीब भी रॉकेट बरसाए गए। हमलों में हलाक फ़लस्तीनियों की तादाद 8,000 से तजावुज कर गई। जनीन, जवेदा, मेगाजी और खान यूनस पर भी इसराइली हमले जारी हैं, जिनमें मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद हुए। लबनानी सरहद पर इसराइली बमबारी के सबब बैनुल अक़वामी खबर एजेंसी रॉयटर्स का नुमाइंदा हलाक हुआ। हमले में 6 दीगर मीडिया वर्कर्स जख्मी भी हुए। 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इसराइली बमबारी के सबब गजा में 35 सहाफ़ी हलाक हो चुके हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के मारे जाने वाले अराकीन की तादाद 50 से ज्यादा है। 2019 के बाद से जंगी तनाज़ियों में बच्चों की हलाकतों की गिनती में गजा का हालिया तनाज़िया सबसे बढ़कर है। 2022 के दौरान 24 ममालिक के वॉर जोन्स में 2,985 बच्चे मारे गए। 2021 में ये तादाद 2,515 और 2020 में 2,674 रही। लेकिन गजा में पिछले 3 हफ्तों से जारी जंग के दौरान अब तक 3,324 बच्चे हलाक हो चुके हैं। शहर में पानी का जखीरा भी खत्म हो चुका है। 52,000 हामिला खवातीन और 8,000 नौमौलूद भी आलूदा पानी पी रहे हैं। रफा क्रॉसिंग से पहुँचने वाले मजीद 33 ट्रक इमदादी सामान में पानी भी शामिल है। इसराइली इन्फेंट्री और फजाइया की मदद से इसराइली अफवाज मोहताज जमीनी कार्रवाइयों में भी मसरूफ हैं। हमास ने एक कार्रवाई के दौरान इसराइली फौजियों के एक ग्रुप को यरगमाल बनाने का दावा किया। बैतुल आहिया में दाखिल होने वाले इसराइली फौजियों को ड्रोन्स के जरिए निशाना भी बनाया गया। इसराइली शहर नेटिवोट पर हमास के रॉकेट हमले में कई घर तबाह हो गए। किरियात शमोना में भी बड़े पैमाने पर तबाही भी हुई। हमास की जानिब से शिमाल में पेश कदमी करने वाले 2 टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह किए जाने का दावा किया जा रहा है, जिनमें कई इसराइली फौजी सवार थे। हिजबुल्लाह ने लबनानी सरहद पर जदीद मिसाइल की मदद से इसराइली ड्रोन को तबाह कर दिया। ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर राना एजाज अहमद साहब। उन्हें खुशामदीद कहेंगे। इसके साथ साथ माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राना एजाज साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर, आज 24वां रोज़ है और हलाकतों का सिलसिला भी जारी है। सूरत हाल हर गुजरते दिन के बाद जो है वो ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। मुजाहरे तो सर बहुत से हो रहे हैं, लेकिन असर नहीं पड़ रहा। इसकी क्या वजह है? जाहिर है जी, जब तक मुआशी सतह पर मुस्लिम उम्मा अपने आप को ठीक नहीं करेगी, वी नीड टू रिव्यू आवर पॉलिसीज। हमें ये चाहिए कि हमें फौरी तौर पर OIC के प्लेटफॉर्म से सीज फायर का तो ऐलान कर दिया, लेकिन वो भी एम्बेसडोरियल सतह पर किया गया है, ना कि वो सेक्रेटेरिएट की सतह पर किया गया। सबसे पहले तो ये चाहिए कि सेक्रेटेरिएट की जानिब से OIC के फौरन सीज फायर का रिक्वेस्ट करनी चाहिए, और दूसरा सर जोड़ के बैठ जाना चाहिए कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ईरान, टर्की, पाकिस्तान को, ताकि वो मिल के एक, मैंने जैसे पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि म्यूचुअल डिफेंस सिस्टम क्रिएट करें, जिसमें न्यूक्लियर फैसिलिटी भी रखें, जिसमें दुनिया की कोई ताकत आपको जो है वो कभी भी आइंदा से हॉस्टाइल नहीं हो पाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इन बातों को सोच ही नहीं रहे। आप देखिए 1971 में जब 2 बड़ी ताकतें यानी रूस और अमेरिका दितांत की तरफ गए, तो हमें भी सोचना चाहिए कि हम मुस्लिम जो उम्मा है
जब इतनी ताकत, इतनी कैपेसिटी नहीं रखते कि इस वक्त हम इजराइल का मुकाबला कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं 10 साल के लिए, 5 साल के लिए नो वार जो है वो एग्रीमेंट करके उनके साथ अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करें। जब हम अपनी पॉलिसीज रिव्यू कर लेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को रिव्यू करेंगे, अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाएंगे, तो फिर एक जो 1.7 बिलियन पीपल है पूरी दुनिया में, मुसलमान जो है, उनकी कोई से इस वक्त नहीं है, सिर्फ इसी वजह से कि मुआशी तौर पर हम खुद मुख्तार नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आपका 41 कंट्रीज का जो इत्तेहाद है, फौजी इत्तेहाद, जिसको जनाब जनरल रहील शरीफ साहब जो है वो लीड कर रहे हैं, कभी आपने उनसे सवाल किया, कभी आपने उनको यहाँ पर लिया ऑनलाइन कि जी आप बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपने पॉलिसी या स्ट्रेटजी डिवाइस की है सऊदी अरब के साथ मिलके कि क्या आप इस मुस्लिम उम्मा के सबसे बड़े मसले जो फलस्तीन है, इसको आप हल करने के लिए या इसके लिए इस वक्त इस कड़े इम्तिहान में किस तरह से आप उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं? अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई कदम अभी तक राना एजाज जो साहब, फॉर्मल एक और अहम मामला स्ट्रेटजी है वो अडॉप्ट नहीं की गई एक और अहम मामला मुसलमानों ये की है जानब से, जिसकी कि एक तजवीज़ तो ये है कि इजरायली जो एयरलाइंस हैं वो मुस्लिम ममालिक की उनको फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त ना हो, लेकिन आज के दिन हम देख भी रहे हैं, आज के दिन तक जो है वो फ़ज़ाई हुदूद मुस्लिम ममालिक की इजरायली एयरलाइंस जो हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं। आप समझते हैं कि अगर इस एक ही चीज़ को अडॉप्ट कर लिया जाता कि उनको ऊपर से गुजरने की इजाज़त ना दी जाती, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं बिल्टअप हो जाता? सर मैं सर थोड़ा सा इसके मुख्तलिफ सोचता हूँ। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमें ज़्यादा ये चाहिए कि हम अपने आप को बेहतर करें। देखिए सैंक्शंस जो है ना, ईरान पर सैंक्शंस लगा के अमेरिका ने, ठीक है, उसको इंडिविजुअली जरूर खराब किया, लेकिन उतना नहीं खराब कर सके जितना कि वो चाहते थे। सैंक्शन से कुछ नहीं होता। पहले आप देखें ना, हमारी इकोनॉमी क्या है, हमारी अपनी इकोनॉमी बेहतर नहीं है। अगर मजीद आप सैंक्शंस की तरफ जाएंगे, वो आप पर सैंक्शन लगाएंगे। कितनी इंपोर्ट्स हैं मुस्लिम वर्ल्ड की इजराइल से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सारा कुछ। आप ऑयल एम्बार्गो की ईरान ने बात की है, ऑयल एम्बार्गो करें, दैट इज अ मेजर थिंग के जिससे आप डेंट डाल सकते हैं, लेकिन उससे भी नुकसान मुसलमानों का ही होगा। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि पहले हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है मुआशी सतह पर, फिर हमें स्ट्रॉन्ग करना है दिफाई सतह पर, अस्करी सतह पर। उसके बाद हम किसी के साथ लड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये अब 21वीं सदी है, यहाँ पर 5th जनरेशन वॉरफेयर है, यहाँ पर वॉर की नेचर ही चेंज हो चुकी है। मैं तो कहता हूँ वॉर के मैं हक में ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ हमें पीस जो है वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस पर अमल करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा इस बात पे रहना चाहिए कि जी किस तरह से हम अपने मुसलमान भाइयों को बेहतर से बेहतर सहूलियात दे सकते हैं, ना कि हम उनको मरवाए जाएं, उनको हलाक करवा के शहादत का दर्जा देते जाएं, जो कि किस तरह से भी काबिल कबूल नहीं है उन माओ बहनों बेटियों के लिए जो वहां पे सफर कर रहे हैं। बिल्कुल राणा साहब, आपने बड़े बड़े अहम नुकात आपने उठाए हैं सर। मैं डिस्कशन में इन्हीं अहम नुकात को आगे लेके जाऊंगा। सैयद मोहम्मद अली साहब, जैसे कि राणा साहब ये कह रहे थे कि सबसे पहले तो मुस्लिम उम्मा को मुआशी तौर पर स्ट्रॉन्ग होना होगा, फिर दिफाई तौर पर स्ट्रॉन्ग होना होगा। उन्होंने म्यूचुअल डिफेंस सिस्टम की भी बात की है। सर इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आज जो लोग मर रहे हैं, शहादतें हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, सर आज क्या करने की ज़रूरत है, ये बताइए सैयद साहब। जी बहुत शुक्रिया। जी देखिए, ये बातें बिल्कुल ठीक हैं, मतलब कि हमें माशी तौर पे भी खुद मुख्तार और मजबूत होना चाहिए, दिफाई एतबार से भी होना चाहिए। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब तो जंग शुरू हो चुकी है, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, जो आपका असल सवाल है। देखिए इस जंग के 4 महाज हैं। एक महाज जो है वो इंसानियत का महाज है, जिसमें जुल्म सितम एक जानिब है और दूसरी तरफ बहादुरी और हौसला और वलवला है फलस्तीनियों का। दूसरा महाज जो है वो आपका महाज है, वो मीडिया का महाज है, जो दुनिया को वो हकीकत बता रहा है जिसकी वजह से दुनिया में जो बाशऊर लोग हैं वो तमाम मज़ाहिब से बालातर होकर पूरी दुनिया से आवाज उठा रहे हैं और मगरबी ताकतों पे प्रेशर डाल रहे हैं। ये दूसरा महाज है। तीसरा महाज जो है वो एक आलमी महाज है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा भी शामिल है, जिसमें इंटरनेशनल फोरम्स भी शामिल हैं, और वो इसराइल को कंडेम भी कर रहे हैं और आइसोलेट भी कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट महाज है वो बदकिस्मती से दिफाई या मिलिट्री महाज है, और उस पे जो असल बात है वो ये है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। तो अब जो है मैं सीधी बात करता हूं, जंग की क्या सूरत हाल है। देखिए गजा के ऊपर मीडिया का फोकस है क्योंकि वहां पे इंसानियत जो है सिसक रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जंग सिर्फ गजा तक महदूद नहीं है, बल्कि 3 और महाज भी इसके खुल चुके हैं जो कि मीडिया जिसको इतना कवर नहीं कर रहा।
दूसरा महाज जो है वो गजा की के साथ साथ वेस्ट बैंक का है, जहां पे 100 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं, और वहां पे सिर्फ फौजी जो है इस्राएली वो शहीद नहीं कर रहे फलस्तीनियों को, बल्कि आम जो यहूदी सेटलर हैं वो भी बंदूकें घर में रखते हैं और निकाल के किसी भी फलस्तीनी को मार देते हैं। वो बिल्कुल। दूसरा महाज है। सैयद मोहम्मद अली साहब, ये जो आपने वेस्ट बैंक का जिक्र किया ना सर, इसमें थोड़ी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जो कि इस मरतबा चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, कहा जाता है कि सबसे वीक उनकी गवर्नमेंट है, उनके इत्तेहादी ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं, और उनका जो 1 पॉइंट एजेंडा है, मंशूर उनका कह लें ऑर्थोडॉक्स का, वो ये है कि जो वेस्ट बैंक है वहाँ से लोगों को मार के भगाया जाए, उनको मारा जाए और वहाँ पर खुद बसा जाए। तो सर ये तो पॉलिसी उनकी गवर्नमेंट लेकर आई है, तो आप समझते हैं इस पॉलिसी पे भी वो अमल दरामद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली कर रहे हैं, और उनमें उनको कोई गलत फहमी नहीं है। मैं आपके वसातत से बिल्कुल सीधी बात करना चाहता हूं कि देखें, वो फलस्तीनियों को इंसान नहीं समझते हैं। ये आपको गलत फहमी है कि वो इंसान आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की कोई पासदारी करेंगे। वो उनको इंसान ही नहीं समझते हैं। देखें, उनका जो सफीर है अक़वाम मुत्तहिदा में, वो कहता है कि हमारा जो मुकाबला है वो इंसानों से नहीं है, वो मॉन्स्टर से है। यानी वो उनको डीह्यूमनाइज करके वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर करना चाहते हैं। अच्छा, क्विकली मुझे 2 महाज और बताने दें। जी जी। जो तीसरा महाज है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा अगले चंद दिनों में, वो होगा लबनान के साथ जो कशीदगी और क्लैशेस में इजाफा हो रहा है, और जो हिजबुल्लाह के साथ इनकी झड़पें हो रही हैं, उनमें बतदरीज इजाफा हो रहा है, और 40 से 50 हिजबुल्लाह के जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं। और हसन नसरुल्लाह ने ये ऐलान किया है कि जुमे के दिन वो खुतबा एक देंगे, जो कि पहला खुतबा होगा इस पूरी जंग के शुरू होने से। तो तवक्को ये की जा रही है कि जुमे के दिन वो शायद बाज़ाब्ता तौर पे जंग में शामिल होने का ऐलान करेंगे। आपके ख्याल में ये जंग जो है वो मजीद बढ़ने जा रही है? आपने जिन महाजों का जिक्र किया सर, वो बड़े इंपॉर्टेंट महाज हैं। लबनान, हिजबुल्लाह की आपने बात किया, और ये पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो इस वक्त कहा जाता है कि बारूद के ढेर पे खड़ा हुआ है। राना इजाज साहब, जैसा कि सैयद मोहम्मद अली साहब भी कह रहे हैं कि ये महाज जो है वो आगे भी बढ़ सकता है, मजीद भी जंग फैल सकती है, लेकिन जो कुछ बयानात हैं, बरतानी वजीर ने जंगबंदी की बात की है या इसमें वक्फे की बात की है, क्या आप समझते हैं ये अवामी दबाव की वजह से है? और अमेरिका के जो नायब सदर हैं उन्होंने भी कहा है कि अमेरिकी फौजी दस्ते गजा या इसराइल भेजने का कोई इरादा नहीं। आप समझते हैं कि जो प्लानिंग की जा रही थी और जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है उसकी वजह से इन्होंने यू टर्न लिया? मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि अब वॉर की वो नेचर नहीं रही 21वीं सदी में, जो 19वीं या 18वीं या 19वीं सदी या 20वीं सदी में देखने में आती है, वर्ल्ड वार 2 से पहले और उसके बाद जो भी कुछ हुआ। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है ब्रदर। असल में हमें समझने की जरूरत है। हम महाजों की बात कर रहे हैं, उनका कोई फायदा ही नहीं है। क्या आप उनको इंसान समझते हैं? अगर वो इंसान नहीं समझते पैलेस्टीनियंस को, क्या पैलेस्टीनियंस इजराइलीज को इंसान समझते हैं? क्या वो इंसान नहीं है? भाई, कुरान पाक में तो वाज़े तौर पर लिखा है, एक इंसान की जान जाए तो पूरी इंसानियत की जाती है। उसमें ये नहीं कहा गया कि एक मुसलमान की जान जाए तो पूरी इंसानियत जाती है। हरगिज ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ ये समझना है कि पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्वियसली अगर वो यहूदी हैं तो उनका अपना पर्सपेक्टिव है, मुसलमान है तो उनका अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन हमने देखना कि हमारी कैपेसिटी क्या है। जब हमारी कैपेसिटी नहीं होगी, जितने मर्जी महाज ले आए आप, कुछ भी नहीं हो सकता। आप लड़ रहे हैं बगैर अपनी कैपेसिटी को जांचे हुए, तो फिर यही होगा जो हो रहा है इस वक्त। तो मैंने पहले ही कहा आपसे कि आप पूछिए ना, सबसे अहम बात तो यही है कि आप कैसे अपने आप को डिफेंड इस वक्त कैसे डिफेंस कैसे करेंगे। क्या 41 कंट्रीज का जो इत्तेहाद बनाया गया था सऊदी अरब के जेरे साया, उसका क्या बना? उसको तो कोई सवाल ही नहीं कर रहा ना। आप करते हैं, मैं मीडिया को किसी को नहीं देखा कि आज तक आपने कभी जनरल रईस साहब को लिया हो, उनसे बात की हो, जो कि सबसे प्रैग्मेटिक बात है, उनसे बात करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि चलें, अब तो हो गई, जंग शुरू हो गई, नुकसान भी हो गया, शहादतें भी हमारी इतनी हो गई, क्या हम ये चाहते हैं ये शहादतें मजीद हो जाएं? मैं तो हरगिज नहीं चाहता। मैं तो कहता हूं कि हर सूरत में वो प्लेटफॉर्म जैसे यूनाइटेड नेशंस, जैसे OIC, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे फौरी तौर पे उनके जो नेतन्याहू साहब हैं उनसे ये कहा जाए कि इस जंग को रोका जाए, जो कि अभी फॉर्मली किसी सूरत भी नहीं हुआ। आप जब तक ये काम नहीं करेंगे, इसमें भी टाइम लगेगा। ये नहीं होगा कि वो आज UN ने कॉल दी है या आज OIC ने कॉल दी है तो वो बंद कर देंगे, फौरी तौर पे जंग बंदी कर देंगे, ऐसा हरगिज नहीं होगा। लेकिन राना साहब, वो तो कुछ समझ नहीं रहे ना। इसराइली तो ना तो UN को कुछ समझ रहे हैं, बल्कि सेक्रेटरी जनरल से उन्होंने इस्तीफा मांग लिया उनके सफीर ने।
दूसरा ये कि OIC ने भी कहा, इसकी मजम्मत भी की, जंग बंदी का बाज़ाब्ता उन्होंने मुतालबा भी किया, उसकी बात भी नहीं मानी, तो इसराइल तो किसी को समझता ही कुछ नहीं है। वही इसलिए ना कि वो मुआशी तौर पर और अस्करी तौर पर इतने मजबूत हैं कि उनका ऐसा करना बनता है। देखिए, मुसलमानों ने 5वीं सदी से लेकर 13वीं सदी से पूरी दुनिया को फतह किया क्योंकि हम मजबूत थे इस वक्त हर हवाले से। तो कोई भी कौम जब सियासी, मुआशी, नजरियाती, इक्तसादी तौर पर मजबूत होती है तो वो दुनिया में अपनी डिक्टेशन देती है। इसमें कोई अननेचुरल बात नहीं है। आज अगर ज्यूज अगर अपनी डिक्टेशन देना चाह रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं जो उनका पर्सपेक्टिव है और वो यही करेंगे। वो मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं सोचेंगे कि राना एजाज अगर मुसलमान है तो वो क्या सोच रहा है और मुझे इसकी बात सुननी चाहिए। उनको तो इंसानियत इस वक्त ये लग रही है कि उनके जो 200 से ज्यादा लोग यरगमाल बनाए गए हैं, उनके बीवी बच्चे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उनके लिए फलस्तीनी हजारों जो शहीद हो चुके हैं, उनके लिए वो कोई मानी नहीं रखते। यही बात अगर आप मुसलमानों के एतबार से देखें कि अगर इन्हीं के बच्चे या उन्हीं के लोग उधर यरगमाल बनाए गए हों तो ये इनके पास पूरी असली ताकत हो तो क्या ये वही अमल नहीं करेंगे जो आज इजराइल कर रहा है? फिर आप क्या करेंगे? मसला सिर्फ वही है कि आप पर्सपेक्टिव को समझें कि वो जो कर रहे हैं इस वक्त वो इक्तिसादी तौर पर मजबूत हैं। इस वक्त इनको फौरी तौर पे यूनिलेटरली, मैं तो ये कहता हूँ यूनिलेटरली उनको चाहिए, ये पैलेस्टीनियंस को, कि जी जंग बंदी के लिए अपना खुद कहें कि बताएं, आए, बैठे टेबल पर बात करें। अभी तो वो ये भी नहीं कह रहे। इस वक्त जो मैं समझता हूं, इस वक्त सबसे पहले पैलेस्टीनियन को, इस्माइल हानिया को जो हमास का सरबराह है, उसको फौरी तौर पे ये कहना पड़ेगा कि आइए जी, मैं इंसानियत के नाते ये कह रहा हूं कि टेबल पर बैठे, निगोशिएट करें और आगे का लाए अमल तय कर लेते हैं। ठीक है, आपने मुद्दा उठाया कि टेबल पर बैठे जी, निगोशिएट करें और आगे का लाए अमल तय कर लिया जाए और वक्ती तौर पर कुछ वक्फे के लिए ही जंग बंदी हो जाए। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत से इस्लामी ममालिक में इस वक्त एहतजाज भी किया जा रहा है, लेकिन हमने ये देखा कि कोई भी इस्लामी ममालिक के सरबराहान में से कोई भी फ़लस्तीन नहीं गया, लेकिन 5-6 जो मगरबी ममालिक के सरबराहान हैं वो इसराइल ज़रूर चले गए। आप देख रहे हैं, तो हम तो फिर इन तमाम इस्लामी ममालिक से फिर कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें, कुछ भी तो नहीं हो रहा वहाँ पर। जी देखिए, मैं 3-4 बातें करना चाहता हूँ। आई होप कि आप टाइम में इंसाफ करेंगे। जी सर। पहली बात यह है कि देखिए, ये जो बात है कि अगर मुसलमान ताकतवर थे तो वो भी ऐसा करते, मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों ने जब आज़ाद किया था सलीबी जंगों के बाद बैतुल मुक़द्दस को, तो ये मुसलमान थे जिन्होंने यहूदियों को और ईसाइयों को यहाँ पे आके इबादत करने की इजाज़त दी थी। ये मुसलमानों जो हैं वो दूसरों की इबादत गाहों में जूते समेत घुस के उनको बेइज्जत नहीं करते हैं, वो इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग नहीं करते हैं। और ये दोनों तरफ जो है ये इक्वेट नहीं किया जा सकता एक ऑक्युपाइंग फोर्स को, जो कि पिछले 75 साल से मुसलसल हर वॉर को इस्तेमाल करती है एज एन एक्सक्यूज कि वो मजीद मुसलमानों का कत्लेआम करे, नस्ल कुशी करे, मजीद जमीन पे कब्जा करे और उसको फिर वो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस कहे। मैं पावर रिस्पेक्ट्स पावर, लेकिन पावर का जो इस्तेमाल होता है वो आपके नजरिए और आपके वैल्यू सिस्टम और आइडियोलॉजी और के मुताबिक होता है। ये हर पावर आइडेंटिकल तरीके से बिहेव नहीं करती है। पहली बात तो ये मैं डिसएग्री करूंगा। दूसरी बात ये है कि भाई पावर तो मुसलमानों को होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, लेकिन अब तो जंग छिड़ चुकी है तो अभी तो आपके पास पावर बनने का टाइम नहीं है। तीसरी बात यह है कि वो ममालिक जो है वो अरब हों या अजमी हों जो इसराइल के खिलाफ नहीं सफारा हो रहे, वो क्यों नहीं हो रहे? वो इसलिए नहीं हो रहे कि वो इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, टेक्नोलॉजिकली, पॉलिटिकली वेस्टर्न पावर्स पे डिपेंडेंट हैं और वो उनको नाराज नहीं करना चाहते। जहां तक अक़वाम मुत्तहिदा का ताल्लुक है, भाई अक़वाम मुत्तहिदा के तो वो सेक्रेटरी जनरल की उनका इसराइल का सफीर बेइज्जती करता है और 53 से ज्यादा जो अक़वाम मुत्तहिदा के अपने अराकीन हैं जो कि वहां पे रिलीफ वर्कर हैं, उनको वो शहीद कर चुके हैं। वो तो अक़वाम मुत्तहिदा के कारकुनों की अहमियत, उनकी जान की कोई अहमियत नहीं है। तो जनाब, बात दरअसल ये है कि इस जंग का जो मुस्तकबिल है या अमन की जो उम्मीद है, उसका दारोमदार इस बात पे है कि मुसलमान जो हैं वो किस हद तक इस इसराइली जबरो बर्बरियत का मुकाबला करते हैं। लेकिन उसकी जो हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी है वो असल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसराइल इस खित्ते की वाहिद एटमी ताकत है
तो कोई मुसलमान मुल्क जो है वो डायरेक्टली रवायती जंग उससे लेना मोल नहीं ले सकता, लेकिन ये जंग लंबी चलेगी और फैलेगी, लेकिन ये एसिमेट्रिकल, अनइक्वल और गैर रवायती जंग होगी, जो कि नॉन स्टेट एक्टर के लेवल पे डिफरेंट तंजीमें आएंगी जो कि लड़ेंगी इससे। और इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि आज 1 घंटे पहले की मैं आपको खबर दे रहा हूं कि पिछले 24 घंटे में अमेरिका की 60 फ्लाइट्स जो हैं वो वेपन्स लेके इसराइल पहुंची हैं। मैं आपको बता रहा हूं 46 अमेरिका के जो बहरी जंगी जहाज हैं वो इस वक्त लबनान की सरहद के पास मौजूद हैं, हजारों मिसाइलों से लेस। वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही हिजबुल्लाह इस जंग में दाखिल हो वो हिजबुल्लाह की ईंट से ईंट बजा दे, तो ये जंग फैलेगी। रूस ने कह दिया है कि इस जंग के बाद वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीली आएगी। आप अंदाजा लगाएं कि इस जंग में की अहमियत पूरे आलमी निजाम पे पड़ने वाली है और ये लंबी चलेगी। इस वक्त जो फलस्तीनी है वो भी ये नहीं कह रहे कि हमें हमारी आके जाने बचाओ, वो ये कह रहे हैं कि आप अगर चाहते हैं तो इसराइल के खिलाफ सफा आ रहा हूं, हमारी मदद ना करें, हम जिंदा हैं इसलिए लड़ रहे हैं, आपका जमीर मर चुका है इसलिए आप हमारी मदद को नहीं आ रहे। ये हकीकत है। और कता कलामी की माजरत सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत अहम नुकात सर आपने उठाए हैं और जंग यकीनन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब। राना एजाज साहब, आपका भी गजा में खेला जाने वाला आग और खून का एक खेल जिसकी कीमत आज फलस्तीनी अपनी जानों से दे रहे हैं, कल क्या रंग दिखाएगा और किस किस को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी? फलस्तीनियों की कब्र पर खड़ी होने वाली नई दुनिया में आलमी इखलाकी इक़दार का मेयार क्या होगा? ये वो तो तवज्जो तलब सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त देगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।